रिकॉर्ड कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अंकल जरिया। कैसे हैं आप? ठीक है साला। यस सर। मैं भी ठीक हूँ। इट्स गुड टू सी यू। मी टू सर। इट्स गुड टू सी यू एज वेल। जी बेटे, हुक्म करें। सर हुक्म तो नहीं करना है, बट हम लोग आज डिस्कशन कर सकते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, अगर अच्छा। आप। जी और इसराइल की पॉलिटिक्स के ऊपर। बिस्मिल्लाह। तो सर आप सबसे पहले आप स्टार्ट करें। आप मुझे बताएं कुछ जो आप समझते हैं इसराइल की पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कि उनकी बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी। बेटे, उनकी बेसिक स्टार्ट हुई थी मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। 1800 समथिंग में इन लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि अब वक्त आ गया है कि जितने भी ज्यूज हैं उनको एक स्टेट बना के दी जाए। ज्यूज में दो टाइप्स होती हैं। एक ज्यूज होते हैं जो ऐसा तसव्वुर नहीं रखते, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखते कि उनकी स्टेट हो। वो खुश हैं कि वो मुसलमानों के साथ मिलके जहाँ जहाँ, या क्रिश्चियंस के साथ मिलके जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो रह सकते हैं। लेकिन एक ग्रुप है इनका जिनको जायनिस्ट कहते हैं। वो जायनिस्ट ने ये प्लान किया कि अब असल में जायनिस्ट के बहुत आगे तक के प्लान्स, बहुत डिटेल प्लान्स हैं इनके, कि इन्होंने किस तरह से दुनिया को अपने ताबे करना है, हाउ टू रूल द वर्ल्ड। एंड यस। it's not just ruling the world. They have plans to make certain things happen for themselves. अब ऑफ कोर्स हम लोग क्योंकि दूसरी साइड पे हैं, सो वी लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे, बट फॉर देम it is a purpose. They want to do that. So late 1800s में the families gathered and they decided that now they will make certain things happen. और इसीलिए जितने भी ज्यूज थे जर्मनी में पर्टिकुलरली, उनको वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने क्रिश्चियंस से शादी करके अपनी फैमिलीज इकट्ठी कर ली हुई थी, ज्यूज बहुत स्प्रेड हो गए हुए थे। तो जब होता ऐसे है कि जब आप बहुत मिक्स हो जाते हैं एज ज्यूज, यू गेट मैरिड टू क्रिश्चियंस एंड हैव चिल्ड्रन और फैमिलीज, तो फिर इनका अपना जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो क्रिश्चियंस के साथ मिलके वो अपने स्क्रिप्चर्स, उनके जितने हिडन हिडन स्क्रिप्चर्स हैं वो रिवील होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें, जैसे जैसे अब हम इस्लाम को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ मामलात जो हैं वो गलत हुए और दीन से दूर किया गया, ख़ास तौर पे ताकि एक पैरेलल दीन खड़ा किया जा सके। इसी तरह जुडिज्म में भी दीन से दूर करके एक पैरेलल दीन खड़ा किया गया। और जब इन जूस ने क्रिश्चियंस के साथ मिक्स होकर शादियां करके फैमिलीज बनाई, तो लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ओरिजिनल दीन की तरफ जाया जाए और ढूंढा जाए कि कहाँ पे ओरिजिनल हिडन स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं। तो वो इनके लिए नुकसानदेह था। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि उन उन तमाम जूस को जो जर्मनी में हैं और यूरोप में हैं उनको मार दिया जाए, और बहुत हैंडफुल ऑफ जूस जो इनके अपने ख़ास कंट्रोल में रह सकें और इनके मतलब के हों, और उनको बचा लिया जाए। उनको बचा के फिर इधर एक इसराइल नामी स्टेट के थ्रू वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए, और फिर अपने प्लान्स को एक्टिवेट करके थर्ड टेम्पल और ये सारा जो कुछ अब आप आगे चल के देखेंगे, जो अब अनकरीब नजर आना शुरू हो जाएगा, ये सारा कुछ करने के लिए इन्होंने 1800s में ही ये प्लान शुरू कर दिए थे। फिर 1917 में जाके इन लोगों ने इसको बाकायदा तौर पे पेपर पे ला के वो बेलफोर डेक्लेरेशन के थ्रू, आपको पता ही होगा उसके बारे में, फिर वो बेलफोर डेक्लेरेशन हुई। फिर उसके बाद इन्होंने इस एरिया के ऊपर
प्लान ऐसे किया, शो ऐसे किया कि जैसे ये रेफ्यूजीज बन के आए थे फ़लस्तीन में। ये रेफ्यूजीज बन के आए और आहिस्ता आहिस्ता उनसे हमदर्दी, सिंपथी गेन करके अपनी ताकत आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश करते रहे। और फिर अब नौबत ये आ गई है कि फ़लस्तीनी बेचारे रेफ्यूजीज बन के रह गए हैं, और इसराइल की स्टेट को बनाने के लिए ये लोग ऑलमोस्ट डन है नाउ। अब तो 1948 में जो इसराइल की स्टेट इन लोगों ने इस्टेब्लिश की थी, अब इन 70-75 सालों में ये लोग बाकायदा तौर पे अपनी एक्चुअल स्टेट को सामने ला चुके हैं, ला रहे हैं। और अब थर्ड टेम्पल की प्रमोशनल वीडियोस शुरू कर दी इन लोगों ने, मार्केटिंग की, कि थर्ड टेम्पल तैयार हो रहा है। तो ये हिस्ट्री इनकी छोटी सी मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है। अब यस। अब यहाँ से आप बताइए कि आप और क्या इनके बारे में जानना चाहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर डिस्कशन करें और हम लोग कोशिश करें कि हम लोग उस जगह पे पहुंच सकें जहाँ से इन्होंने अपनी बेसिक्स स्टार्ट की थी। पॉलिटिकल लैंडस्केप जो उनके सामने था, उनके अपने नजरिए थे पॉलिटिक्स के। और जो है इनमें से कोई बंदा था जो खड़ा हुआ था, जिसने दूसरे लोगों को भी अपनी हिमायत में अपने ट्रस्ट वर्दी बना के अपने साथ उसको शामिल किया इस जर्नी में। और इस जर्नी में उसने रिटन स्क्रिप्चर्स बनाए, इससे फिर और लोग उससे इंस्पायर हुए। और फिर जायनिज्म का ये एक एक्टिविस्ट ग्रुप बन गया जो प्रोटेस्ट करता था अलग अलग मुल्क में। हत्ता के अगर आपको पता हो कि अलग अलग अल्लाह सुब्हान ताला ने इन पे मिराकल भी भेजे थे, लेकिन ये हालत आ गई थी इन लोगों की कि इन लोगों का अपना कोई मुल्क भी नहीं था और ये दूसरे मुल्क में रेफ्यूजीज बनते थे। और वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में हिटलर ने भी इनको मारा था। अच्छा, इनका जो असली मेन आदमी था ना, जो जिसने, यानी अगर आप कह रहे हैं ना, नजर। खाइम खाइम वाइसमैन। खाइम वाइसमैन वो आदमी था जो जिसने ये सारा प्रोसेस इनका शुरू किया था। यानी ही इज द मैन बिहाइंड द होल प्रोसेस, जिसने बेल्फोर डेक्लरेशन के लिए असली काविशें जो थी वो उसकी थी। इसने सारे रिचेस्ट जूस फैमिलीज को इकट्ठा किया। और जैसे जैसे ये जेकब रॉथचाइल्ड की फैमिली थी, द रॉथचाइल्ड फैमिली एंड दी सॉर्ट ऑफ ऑल रिच जूज, इन इन फैमिलीज को इकट्ठा करके इन्होंने रैबाइस के साथ सारे मामलात अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बेसिस के ऊपर, फोर्थ कमिंग ऑफ एंटी क्राइस्ट एंड फोर्थ कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन सारे मामलात को देखते हुए अपने आप को उसी तरह से इस्टेब्लिश किया जैसे कि आपको ये सारी एंड ऑफ टाइम्स की जो जितनी भी गुफ्तगू होती है। अब देखें, एक होती है द विल ऑफ मैन, जो हम चाहते हैं, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जो हमारी प्लानिंग होती हैं। और एक होती है द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। द विल ऑफ द लॉर्ड जो होती है वो सबसे सुपीरियर चीज़ होती है। उसमें अल्लाह ताला की पूरी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस दुनिया को स्टार्ट किया और किस तरह से ये दुनिया इवेंचुअली एंड होगी और जजमेंट डे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो विल ऑफ द ऑलमाइटी होती है वो इनेविटेबल होती है, उसने हो के रहना होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। और जब प्रॉफिट्स और अलैहिस्सलाम और द स्क्रिप्चर्स ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी जिन चीज़ों की पेश गोई कर देते हैं, जो प्रोफेसीज आपके सामने आ जाती हैं कि एक वक्त आएगा ऐसा होगा, एक वक्त आएगा ये होगा, तो वो प्रोफेसीज पूरी होनी होती हैं। अब वो वक्त आ गया है कि अब वो एंड ऑफ टाइम्स करीब है, तो अब वो सारी प्रोफेसीज पूरी होनी ही होनी है। ये विल ऑफ द ऑलमाइटी का एक एस्पेक्ट इसमें आपने हमेशा जहन में रखना है कि देर आर सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट चेंज, सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट। द ओनली थिंग यू कैन डू इज बी on the side of haq, be on the right side, because when events of nature take place, you can only be either a spectator to that, or you can be a part of those events and be in the thick of things. दो ही एस्पेक्ट होते हैं विल ऑफ द ऑलमाइटी में हमारे लिए, कि या हम ऑन द गुड साइड होंगे ऑफ द हिस्ट्री और द फ्यूचर,
और या हम बैड साइड पे होंगे। क्योंकि जो तीसरी साइड स्पेक्टेटर साइड होती है, वो उन लोगों के लिए होती है जो जिनको ना तो अक्ल और शऊर होता है, जो ना इस किस्म की बातें करते हैं और ना वो उस एरिया से मुंसलिक होते हैं जिस जियोग्राफिक लैंडस्केप पे ये मामलात दरपेश होते हैं। सो जो मामलात जेर बहस अभी हैं, अंडर द डिस्कशन अभी हैं, उनमें मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियंस, ये तीन ऐसे मज़ाहिब हैं जो इन एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू भी करते हैं और अ पार्ट ऑफ द होल इवेंट है। अब हम बीइंग मुस्लिम्स, वी हैव टू इनेविटेबली अ पार्ट ऑफ वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। अब हमने ये देखना है कि हमारे सामने जब ये मामलात शुरू हो जाएंगे या हो चुके हैं, दिस द होल इवेंट दैट इज गोइंग ऑन नाउ करंटली इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस। हमने बस ये देखना होता है कि हम अपना कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस में। हम अगर उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री बैठे हैं कि नहीं, हम कहीं गलत साइड पे तो नहीं है, हम खामोश तो नहीं बैठे हुए जब मामलात ये सारे हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं और आपने अपना वो रोल प्ले करना होता है जो एज ह्यूमन बीइंग एंड देन एज बीइंग अ मुस्लिम आपने इस पूरे इवेंट में वो रोल आपके जिम्मेदारी बन के आपको अल्लाह ताला दे देते हैं। अगर आप वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो ऑफ कोर्स यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि जब तुम्हारे सामने ये सारे इवेंट्स हो गए थे जो तुम्हें पहले से बता दिए गए थे होंगे, और जब तुम वो इवेंट्स देख रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या किया, तुमने क्या रोल प्ले किया। तो दिस इज व्हाट वी फेस नाउ एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड कि हमने क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में क्या क्या चीज़ें हैं, एंड हाउ डू वी यूज दैट इख्तियार ऑफ आवर्स। जी। और अगर आप बोलें सर, अंकल सर आप, तो हम लोग तीन चीज़ों को भी हाईलाइट कर सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर चीज़ें जिनको जो है ना, जिनकी वजह से जो बनी इसराइल थी, यानी इसराइल जो अभी भी उनकी चल रही है ना पूरी कौम, वो उसकी वजह से लेड डूबी थी। जैसा कि जेलसी, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिशनेस, एरोगेंस। ये तीन चीजें सबसे बड़ी थी इनके अंदर। एक तो अगर आप देखें, सेल्फिशनेस की एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि यूरोप में ये लोग जो है ना, छोटे छोटे यहूदियों को उनका कत्ल करवा रहे थे, बड़ी यहूदियों को बचा रहे थे और उनको स्टैब्लिश करवा रहे थे पैलेस्टाइन में। बड़े यहूदियों का मतलब ये है कि जो रिच पीपल थे, रिच फैमिलीज थी। अब रिच फैमिली से क्या मुराद है उनकी? रिच फैमिली से उनको ये मतलब था कि उनके पास पैसा बहुत था और वो उनकी सपोर्ट कर रहे थे इसराइल बनाने में, पैसे से, पैसे मारी हालत उस तरह से। तो इसी वजह से, लेकिन जो छोटी फैमिली थी ना, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, ना उनके पास कोई ऐसी चीज थी जो फायदे में लाती उन ज्यूस को, जिनका ये प्लान था। तो उन्होंने सोचा कि इन ज्यूस का क्या करेंगे हम लोग, ये तो यहाँ पे भी मर रहे हैं और वहां पे भी मरेंगे, इनका कोई फायदा यहाँ पे भी नहीं है ना वहां होगा, तो फिर इनको मार ही दिया जाए, यही बेहतर है। तो उन्होंने यही किया था। तो ये इसमें सेल्फिशनेस आ जाती है। तो वो दूसरी चीज है कि जेलिस बहुत होते थे। जेलिसी उनको जो है ना, वो मतलब इस तरह से जेलिस होते थे कि अगर आप देखें, शुरू में हम लोग जाएं हिस्ट्री में, तो याकूब अलैहिस्सलाम जो है, उनके बेटे सारे थे ना बनी इसराइल। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनसे उनको जेलिसी थी। तो उसकी वजह से उन्होंने फिर उनको कुएं में फेंक दिया था। तो उससे फिर आगे भी जेलिसी, वो जेलिस अलग अलग चीजों में रहे थे। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, एरोगेंस। वो बहुत एरोगेंट थे। अगर आप देखें तो जब उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि फलस्तीन, जब फलस्तीन को कॉन्कर कर लो ना, पैलेस्टीनियन लैंड, जिसका प्रॉमिस लैंड कह लें, कि जिसका अल्लाह सुब्हान ताला ने उनसे वादा किया था, तो वहां वो उसको जब कॉन्कर कर लो, तो कुछ पढ़ते हुए आना। उन्होंने कहा था अल्लाह सुब्हान ताला ने कि जब एंटर हो रहे हो तो पढ़ते हुए आना, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हुए कुछ और पढ़ते हुए आ रहे थे। तो हम्म। ये सारी चीजें, ये एरोगेंस के, ये तकब्बुर की निशानी है, जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया था, उनको जमीर ही चला गया था। जो आपने उस दिन बताया था क्लास में जमीर के बारे में, और नफ्स। नफ्स की भी मेरी मम्मा ने मुझे बताई थी, तीन तरह के नफ्स होते हैं। मुझे इतना ज्यादा याद तो नहीं है, बस इतना मालूम है कि तीन तरह के नफ्स होते हैं। उनमें से एक अच्छा नफ्स होता है जो कि हमें गलत चीजों से रोकता है।
और बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमें उससे डिसाइड करना होता है कि हमें क्या जर्नी, मतलब जर्नी में हमें बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे खाने पीने के, फॉर एग्जाम्पल। तो हमें वहां पे रुकना भी है या नहीं, वहां पे जहर भी होगा, जाहिर सी बात है, और वहां पे अच्छा खाना भी होगा। हमें अच्छा हम्म। खाना खाना है या जहर खाना है? जहर में हम्म। अच्छी चीजें भी होंगी बहुत। तो हम्म। जब समय वर्ग लाएगा कि ये खा लो वो खा लो, लेकिन वो हम्म। हमारे लिए सही नहीं होगा, वो हमें गलत रास्ते की तरफ लेकर जाएगा। तो ये हम्म। हमारी जर्नी है। तो ये चूज की थी उन्होंने अपने लिए जर्नी। तो इसी हम्म। वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लेटर बनी इसराइल को जो है हटा के इमामत उनको दे दी थी, हमारे पे नबी की उम्मत को। बिल्कुल सही। इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी चली थी। हम्म। और आई देख, थिंक अब हमें पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाना चाहिए शुरू से, अगर हम लोग बात करें बनी इसराइल की, जब याकूब अलैहिस्सलाम थे। तो पहले तो आप मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि जब याकूब अलैहिस्सलाम थे तब कोई थी पॉलिटिक्स याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों में? देखें, जब भी अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को प्लेस करते हैं दुनिया में, तो उनको प्लेस करने का मकसद ही ये होता है कि उस वक्त में, जिस वक्त में कोई भी नबी प्रैक्टिकली अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं, अल्लाह ताला उनको मैसेज देते हैं, तो वो पॉलिटिकल मूव होती है। ये याद रखिएगा कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, हम एक पॉलिटिकल एंटिटी बन के दुनिया में उतारे जाते हैं। पॉलिटिक्स का स्टार्ट तभी हो गया था जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया था। पॉलिटिक्स किसको कहते हैं ये समझना जरूरी है पहले। पॉलिटिक्स होता है कि जब आप एग्जिस्टेंस में, अब देखें आपके पीछे एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें दरख्त है, ग्रीनरी है, और ये ग्रीनरी एग्जिस्ट कर रही है सारी की सारी इकट्ठी, तब जाके एक खूबसूरत सा इमेज बनता है, एक खूबसूरत सी तस्वीर बनती है। सीन क्रिएट होता है एक अच्छा। जी। अब चूंकि इन प्लांट्स को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम इनके अंदर बिल्ट इन किया है कि एक छोटा सा बीज होगा, और उस बीज में से छोटी छोटी शाखें निकलेंगी, और वो शाखें निकलते निकलते एक बड़ा सा पौधा बन जाएगा, वो पौधा दरख्त बन जाएगा। और उस दरख्त प्रोसेस। ने, जी, उस पर हर हर चीज को अल्लाह ताला एक प्रोसेस उसके अंदर बिल्ट इन करके, जब वो क्रिएट करते हैं कोई चीज, तो उसका एक प्रोसेस उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। अब वो अपने उस प्रोसेस के ऊपर बगैर किसी रुकावट के, जब तक अल्लाह ताला कोई चीज रुकावट के तौर पे ना पेश करें, वो उसने अपना प्रोसेस पूरा करना है, और वो उसी तरह चलता रहेगा जैसे अल्लाह ताला ने उसको प्लान किया है, उसके अंदर जो बिल्ट इन प्लान डाल दिया है। अब आपके पीछे जो ग्रीनरी है, इसका प्लान बड़ा सिंपल सा है कि इसने अपने मौसम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ इसने ग्रो करना है, और इसने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, एक हैबिटेट क्रिएट करना है, जिस हैबिटेट के अंदर तमाम के तमाम एनिमल किंगडम बहुत सुकून से अपनी लाइफ गुजार सके। क्योंकि प्लांट ने क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, ट्रीज ने क्या करनी है, फ्लावर्स ने क्या करनी है, फ्रूट ने क्या करनी है, लैंड ने क्या करनी है, ये सारा बिल्ट इन प्रोसेस अल्लाह ताला की हर क्रिएशन में मौजूद होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑटो पायलट के ऊपर अपना वो काम करती जाती हैं, करती जाती हैं, करती जाती हैं, करती जाती हैं, उनमें कभी भी कोई खलल नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता। जब अल्लाह ताला क्रिएट करते हैं क्रीचर्स, जिनको ये उनके उनके सिस्टम में चॉइस डाल दी जाती है, द एबिलिटी टू चूज, इफ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू हैव द एबिलिटी टू चूज, उस चॉइस के एलिमेंट को ऐड करने का मतलब ही ये होता है कि यहां से आगे अब जो मामलात होंगे उनमें एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट ऐड हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर द क्रिएटर, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन उन तमाम
क्रीचर्स के अंदर चॉइस का एलिमेंट, अब देखें पीछे ट्रीज जो हैं उनमें चॉइस का एलिमेंट नहीं है, तो वो एक ही शेप में एग्जिस्ट करेंगे और एक खूबसूरत सा लैंडस्केप आपके सामने तैयार कर देंगे। अगर इसी पिक्चर में कुछ ऐसे क्रीचर्स ऐड किया कर दिए जाएं जिनके पास चॉइस होगी, तो आपके देखते देखते अनप्रिडिक्टेबल सी एक पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी पीछे, विच यू विल ओनली बी एबल टू सी एज एंड व्हेन इवेंट्स टेक प्लेस। आप मेरा पॉइंट समझिएगा। जैसे अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए हुए थे और फरिश्ते एक इन्हीं पीछे आपके पीछे वाले हैबिटेट के थ्रू अपने ऑटो पायलट के ऊपर इबादतें भी कर रहे थे, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चीज़ें भी क्रिएट करते जा रहे थे, उस वक्त तक सब कुछ बहुत स्मूथ, जैसे अल्लाह ताला चाह रहे थे कि ये इस टाइम तक स्मूथ चले। इसके बाद मैं कुछ ऐसे क्रीचर्स प्लेस करूंगा जो अपनी चॉइस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इब्लीस फॉर इंस्टेंस। फरिश्ते अपनी चॉइस का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर कर देते हैं। इब्लीस को चॉइस दी गई कि वो अपना फैसला खुद कर सके। इंसान क्रिएट किया गया उसके सामने सामने, और इंसान को भी चॉइस दी गई कि वो अपना फैसला खुद से चूज कर सके। जैसे ही चॉइस अल्लाह ताला के हुक्म के सामने से सरेंडर से निकली, when iblis chose not to bow before the Lord, उसने कमांड रिफ्यूज किया, तो उसकी पहली पॉलिटिकल मूव रिकॉग्नाइज हो गई। आपने पॉइंट समझना है मेरा, अच्छा, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल मूव कैसे रिकॉग्नाइज हुई? कि उसने अपना मुकदमा पेश किया, उसने अपना आर्गुमेंट पेश किया कि मैं इंसान के सामने नहीं झुकूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, यानी इब्लीस ये समझता था, अभी भी शायद यही समझता है, कि वो इंसान से सुपीरियर है। और वो ये कहता है कि मैं अब सुपीरियर होने के नाते अपने से इंफीरियर के सामने अपनी विल सरेंडर नहीं करूंगा। जब तक इंसान नहीं था उसने अपनी विल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सरेंडर की हुई थी, एंजल्स ने भी की हुई थी। जैसे इंसान सामने आया और उसको ये लगा कि वो इंसान से सुपीरियर है, तो उसने अपना पहला पॉलिटिकल स्टैंड रिकॉग्नाइज करवाया कि आई विल नॉट बाउ बिफोर सम क्रीचर विच इज इंफीरियर टू मी। ठीक है, अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं। जब प्लेनेट के ऊपर इंसान बसना शुरू होते हैं तो वो भी इसी तरह आपके पीछे वाले लैंडस्केप की तरह अपना एक हैबिटेट इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको वो सोसाइटी का नाम देते हैं। एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं जिसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और उन लॉज और रूल्स के मुताबिक कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि आप इस इलाके के मेयर बन जाएं, या आप इस इलाके के चेयरमैन बन जाएं, या आप इस इलाके के काउंसलर बन जाएं, आप ये चीज़ें करेंगे, फिर आप इस इलाके के कमिश्नर बन जाएं, आप लॉ इन्फोर्समेंट करेंगे। एक सोसाइटी क्रिएट की जाती है और कुछ इख्तियारात दिए जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। इंसानों ने जब अपने दुनिया में पॉपुलेशन को इंक्रीज करना शुरू किया, तो कुछ ऐसे हरकत की, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो अल्लाह ताला ऊपर से नोटिस कर रहे थे कि ये इनकी एक्टिविटीज में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स ये लेके आ रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जा रहा है। यानी अल्लाह ताला का ही क्रीचर अल्लाह ताला को ही मानने से इनकार कर रहा है, जैसे इब्लीस ने किया था। ठीक है, यानी कमांड डिफाई होना शुरू हो रहे हैं। ये इंसान की एक पॉलिटिकल मूव थी, एग्जैक्टली वैसे जैसे इब्लीस की पॉलिटिकल मूव थी। उसने भी कमांड रिफ्यूज किया, इंसान ने भी रिफ्यूज किया, तो अल्लाह ताला ने इन्हीं में से, इंसानों में से फाइनेस्ट इंसानों को अपने मैसेज देने शुरू किए नबूवत की सूरत में, और कहा कि अब तुम अपनी पॉलिटिकल मूव रिकॉग्नाइज करवाओगे इन्हीं इसी मैन काइंड के अंदर, कि नो, देर इज अ गॉड, देर इज अ क्रिएटर, एंड वी विल सरेंडर टू हिज कमांड। तो जब भी कोई नबी, चाहे वो आका अलैहिस्सलाम हो, या वो नूह अलैहिस्सलाम हो, या वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, याकूब अलैहिस्सलाम हो, ये जब भी
मैसेज ऑफ द लॉर्ड आएगा इनको, और ये वो उस मैसेज को पॉलिटिकली प्लेस करेंगे, तो वो पॉलिटिक्स की रिटेलिएशन फेस करेंगे। आपने एक चीज समझनी है, आप एट योर एज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपने पहले इस सारे सिस्टम की स्ट्रेटजी को समझना है, प्लान को समझना है कि ये जब भी होगा ये ऐसा ही होगा। जब भी कोई प्रॉफिट आएंगे उनको रेजिस्टेंस मिलेगी, और अपोजिंग फोर्सेस कहेंगी कि इनको नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए या इनको दबा दिया जाए, क्योंकि इनके आते ही, प्रॉफिट के आते ही, बाकी मैनकाइंड ने अपने जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है वो इख्तियारात उनसे छीन लिए जाते हैं, और वो सरेंडर कर दिए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द विल ऑफ द लॉर्ड। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। आज आपके घर में एक सिस्टम चल रहा है, आपके पेरेंट्स एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, उसमें आपको बताते हैं कि सालार आपने ये करना है, आप ये कर सकते हैं, आपकी ये एज है, आपको ये लिबर्टी दी जाती है, आपने पढ़ाई करनी है तो ऐसे करनी है, फलां करना है, करते करते एक टाइम पे आप कहते हैं कि मामा या पापा को कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे काम करने हैं जो आपके मामा और पापा अपोज करते हैं कि नहीं बेटे आप अभी ये काम नहीं कर सकते, यू आर यंग फॉर दैट। सो फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं मैंने गाड़ी चलानी, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटे गाड़ी चलाने के लिए सोसाइटी ने एक लॉ रखा हुआ है कि 18 की एज को आप पहुंचेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। उस आइडेंटिटी कार्ड को लेके आप जाएंगे लाइसेंस के ऑफिस में, और वहां से आप ड्राइवर्स लाइसेंस लेंगे, उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हैं। तो आप कहते हैं कि भाई ये तो मुझे बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा, आई एम ओनली 12, आई हैव टू वेट फॉर 16 ईयर 6 ईयर्स। नाउ फॉर 6 ईयर्स आई डू नॉट वांट टू वेट, आई वांट टू डू इट नाउ। तो आप ये आपने एक अपना पॉलिटिकल स्टैंड इस्टेब्लिश किया, तो वो कहेंगे अच्छा इसको जस्टिफाई करें, और आप जस्टिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो फिर क्या होगा, आप सरेंडर करेंगे उस लॉ के सामने जो लॉ आपके सामने रख दिया गया है। ऐसा ही है, या आप सरेंडर करेंगे या आप उसको फाइट करेंगे, राइट। तो जब भी नबी आके अल्लाह ताला का कानून सामने रखते थे तो इंसान कहते थे कि हम इस कानून के सामने क्यों सरेंडर हो, हम फाइट करेंगे। तो ये फाइट एक इनएविटेबल एक्ट है, ये होती रहेगी, आज भी होगी, हो रही है, तब भी होती थी। ये जो इसराइल की आपने गुफ्तगू शुरू की थी, तो इसराइल भी क्या कर रहे हैं कि दुनिया के कानून के बिल मुकाबिल अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड सामने लेके आ रहे हैं। अब वो उनके लिए वो सही है, डू यू अंडरस्टैंड। दे आर जस्ट लाइक यू वुड से कि मुझे ड्राइवर लाइसेंस अभी चाहिए, आप अपना सही लड़ रहे होंगे, आप कहेंगे मैं आम बच्चों से ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं गाड़ी चला सकता हूं, आप मुझे टेस्ट कर लें, मुझे गाड़ी में दें, मैं सीखता हूँ गाड़ी चलाना, और आप देख लीजिएगा कि मैं लॉज को, अब लॉज अबाइड करके गाड़ी अच्छी चला सकता हूँ। फिर भी आपकी एज ब्रैकेट आपको, लॉ आपको इजाजत नहीं देगा, तो आपका पॉलिटिकल स्टैंड विल ईदर, यू विल हैव टू ईदर सरेंडर इट, और यू विल एंड अप फाइटिंग इट। और उस फाइटिंग में फिर क्या होगा कि देखने वाला कहेगा कि यार ये कितना गलत काम कर रहा है, 12 साल की उम्र में ये ड्राइवर लाइसेंस के लिए लड़ रहा है। ऐसा ही है, आप कहेंगे तुम्हारा 12 साल का बच्चा और होगा, भाई मैं 12 साल में और हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ा भी रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब पे लेक्चर्स भी दे रहा हूँ, मैं एक आम, मुझे एक एवरेज 12 साल के बच्चे की तरह ट्रीट मत किया जाए, राइट। So this is how a political stance is established। जब भी किसी राइज कानून या उसूल के खिलाफ कोई शख्स अपना कोई मौकफ पेश करेगा, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, तो वो उसका पॉलिटिकल स्टैंस होगा। वो अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने उनके अपोजिंग, उनकी उम्मत अपोज करे उनको, या आका इस्लाम के सामने, जब आका इस्लाम ने कहा कि क्या तुम लोग मुझे सादिक मानते हो, उन्होंने कहा बिल्कुल मानते हैं, आपसे ज़्यादा सच्चा तो कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या तुम मुझे अमीन मानते हो, कि आपसे ज़्यादा अमीन भी कोई नहीं है। तो कहते हैं अच्छा अगर मैं कहूँ पहाड़ के पीछे से फौज आ रही है तो तुम मान लोगे, वो कहते हैं जी मान लेंगे। जब तुम मानो फिर मैं नबी हूँ, मुझे ऊपर अल्लाह ताला ने नबूवत दी है, तो वो आगे से कहते हैं हम नहीं मानते।
Why? Because if they accept him as Nabi, they will have to surrender their will to the will of the Almighty. You get my point? Yes, sir. So this opposition, every prophet faced, every prophet is supposed to face, and every prophet was steadfast in facing it. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो वैसे भी उन्होंने तो जितने रेजिस्टेंस और प्रॉब्लम्स देखी हैं वो कम अंबिया ने देखी। तो लेकिन आप इसराइल को, बनी इसराइल को ख़ास तौर पे जब आप स्टडी करेंगे और इसराइल की स्टेट को स्टडी करेंगे तो आपने ये देखना है कि इस वक्त कंसिडरिंग कि वो सबसे फेवर्ड कौम थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अल्लाह ताला ने उनको तमाम कौमों के ऊपर फोकियत दी थी एक वक्त में, राइट? तो वो बहुत ख़ास कौम थी। अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से नवाजा था। सबसे ज़्यादा अम्बिया अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की कौम में आए हैं। अब वो अगर इस वक्त दुनिया में कोई पॉलिटिकल स्टैंस ले रहे हैं तो ये उनकी उनके डीएनए में है, उनके उनकी 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 नेचर में है कि उन्होंने इस दुनिया में अपना एक पॉलिटिकल स्टैंस रख के दुनिया को रूल करना है, वो करना चाहेंगे। ऑल वी हैव टू डू इज एट योर एज यू आर सपोज टू सी कि कौन कौन से इवेंट्स अब अनरोल होंगे और आपने एज अ 12 year old हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। सर अब मैं उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें जैसे आपने अभी मुझे प्रोसेसेस का बताया था वही उस पे कनेक्ट कर दूं इसराइल पे कि जैसे वो प्रोसेस से गुजरे थे। यू नो बेसिक्स उनकी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि वैसे आपको तो पता है बनी इसराइल की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई हल्के हल्के। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में ग्रुप्स को शामिल किया जो कि लोग अपने सेल्फिश लोग थे वो। और जो है ना उन्होंने और रिच पीपल को ज्यादा उन्होंने फोकस किया उन पे और उनको मनाने की कोशिश की और उनसे बात की। और उसके बाद ये प्रोसेसेस थे जिससे उन्होंने एक प्लांट ग्रो किया अपना जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं जायनिज्म। और फिर वो प्लांट बढ़ता चला गया हत्ता के ऑटोमन एम्पायर की फॉल हो गई और वो एक बहुत बड़ा पौधा बन गया। और फिर वो बनते बनते एक दरख्त बन गया कि जब वो मतलब यंग दरख्त था वो। और उस वक्त के इजराइल शिफ्ट हो गया था फलस्तीन फलस्तीन में। और उन्होंने अपने झंडा गाड़ दिया था। और पहले तो वो बहुत मासूम बन रहे थे लेकिन फिर उसके बाद हल्के हल्के उन्होंने जो है ना अपनी लैंड लेनी शुरू कर दी। और फिर उन्होंने स्टैंड्स पॉलिटिकल स्टैंड्स लिए पॉलिटिकल फाइट की यूएन से और बहुत सारी अलग अलग कौमों से जैसे 6 डे वॉर आपको अगर पता हो। इजिप्ट जॉर्डन सीरिया जी जी लेबनान इराक जी ईरान इन्होंने लड़ी थी। तो ये सारी चीजें थी इन्होंने पॉलिटिकल स्टांसेस अपने लिए फाइट्स की पॉलिटिकल के वो फिर जो है जाते जाते इन्होंने एक दरख्त ग्रो कर दिया जिसमें फिर वो फल भी लगा दिए उग गए। और वो अब यहाँ हालत हो गई है कि वो दर्द बूढ़ा होने वाला है और फलस्तीनी जो है रेफ्यूजीज बन गए हैं। जी। देखिए ऐसा ही होता है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना, एक विल ऑफ द ऑल माइटी है। जो प्लान ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स ऑफ जो हमें बाइबल में और कुरान में और अहादीस में एंड ऑफ टाइम्स के रेफरेंसेस मिलते हैं, उसमें ये वो इवेंट्स हैं जो इनेविटेबल थे, जो होने ही होने थे, वो होना शुरू हो गए हैं। अब आपने करना ये है कि बीइंग अ मुस्लिम आपने वो तमाम एंड ऑफ टाइम्स की अहादीस पढ़नी है। मिशकात शरीफ में ये जो टाइम चल रहा है इसको फितने का दौर कहते हैं। मिशकात शरीफ में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, बाबुल फितन। बाबुल फितन में वो तमाम की तमाम सीक्वेंस से तमाम निशानियां मौजूद हैं, कब कब क्या क्या होगा, कैसे होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और फिर एंड ऑफ टाइम स्टार्ट होंगे, कब कब दजाल आएगा, कब ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम का ये पूरा काउंटर होगा, किस तरह से इनके भी चले जाने के बाद, किस तरह से उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के भी चले जाने के बाद कितना अरसा
क्या क्या होता रहेगा, फिर हुफाज के दिलों में से अल्लाह ताला कुरान उठा लेंगे, और इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला मौजूद नहीं रहेगा, तो एंड ऑफ टाइम्स का मतलब जजमेंट डे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जब आप मिशकात शरीफ में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, या और कुतुब में से आप ये सारा कुछ निकालते हैं, तो आपने ये देखना है कि आप सर्टेन इवेंट्स एक डोमिनो इफेक्ट की तरह एक के बाद एक होना शुरू हो जाएंगे। वेयर डू वी स्टैंड इन दैट as a nation, as a nation of Islam, as Muslims? Where do we stand in that? Where do you stand in that as geographically located in Pakistan? एक पाकिस्तानी होने के नाते आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका आपके मुल्क का स्टैंड क्या है, आप उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट्स को इस उस तरफ मूव करने के लिए, उन उन डायरेक्शंस में मूव करने के लिए जिन डायरेक्शंस में वो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स में हदीस के रेफरेंसेस में सीरीज ऑफ इवेंट्स में हक और बातिल आइडेंटिफाई हो रहा है कि हक वाले जो लोग होंगे वो क्या कर रहे होंगे, और जो बातिल के साइड पे होंगे वो क्या कर रहे होंगे। तो आपने एज पाकिस्तानी फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आपने ये देखना है कि आप क्या क्या अभी से डायरेक्शन लेंगे कि आप अपने स्टेट को कन्विंस करेंगे कि वो हक की डायरेक्शन पे कैसे रहें, क्योंकि जब एंड ऑफ टाइम के इवेंट आना शुरू हो जाएंगे वो इतनी तेजी से एक के बाद एक आना शुरू होंगे कि जो स्टेट्स और जो नेशंस अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगी सिर्फ वही हक की डायरेक्शन में जा सकेंगी, वरना इट इज सो इजी टू डिविएट इन द एंड ऑफ टाइम्स। उसको फितने का दौर कहते हैं इसलिए क्योंकि वो समझ से बालातर होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब बातिल की तरफ टिल्ट हो चुके होंगे। आप उसके एलाइज बन के, बातिल के हेल्प बन के, उनके उनके साथी बन के आप हक के खिलाफ लड़ रहे होंगे और आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। सो इट इज़ टाइम एट दिस एज वेयर यू स्टैंड टू immediately start your preparation and build on that and plan। एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाएं, एक मिड टर्म प्लान बनाएं, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। शॉर्ट टर्म प्लान में आप अगले कुछ माह के अंदर आप अपनी प्रेपरेशंस का कि मैंने कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव करने हैं, फिर मिड टर्म प्लान में अगले कुछ सालों का, और लॉन्ग टर्म प्लान में अगले कुछ डेकेड्स का, 10-10 सालों का। ये अब आपने प्लान्स बनाने हैं, और उन प्लान्स को इन द लाइट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द रिलीजन यू फॉलो, इस्लाम, उस उसकी रोशनी में अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे मैंने मिशकात शरीफ का कहा, तो वो जो बाबुल फितन है, उस चैप्टर को तो अपना आप वो रोड मैप बना लें कि ये मैंने पॉइंट्स फिगर आउट किए हैं, उसको कैलेंडर पे प्लेस करें अपनी तरफ से कि आपके अंदाजे में कौन कौन से इवेंट हो चुके हैं कौन से ईयर में, और कौन से एक्सपेक्टेड इवेंट्स अगले ईयर्स में आ रहे हैं, उनको उसको रोड मैप बना के अपनी प्रेपरेशन उस रोड मैप के ऊपर डाल दें कि अगले साइन तक मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। जब वो साइन नज़र आ जाएगा तो उसके बाद मैंने कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, फिर वो साइन नज़र आएगा तो क्या, इस तरह आपको अपनी पूरी ज़िंदगी का आगे की 10-20-30-50 साल की ज़िंदगी का पूरा रोड मैप और प्लान पता चल जाएगा। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तान, ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये तीनों आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। आपने फिर जब ये रोड मैप बना लिया, हम एक पूरी सीरीज करेंगे उस रोड मैप के ऊपर, हम उसको डिस्कस किया करेंगे कि ये हमने माइलस्टोन्स देखे हैं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हमें नज़र आ रही हैं किताब के इस्लाम की रूह से, ये चीज़ें बाइबल की रूह से नज़र आ रही हैं, ये कहाँ कहाँ कोइंसाइड हो रही हैं, कौन से साइंस आ चुके हैं। मैं और आप इस तरह एक सीरीज करके लोगों को मुत्तला करेंगे, उनको इत्तला देंगे कि भाई ये हमें नज़र आ रहा है, ये हम करना शुरू हो गए। बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, जॉइन द कैरावैन। यू अंडरस्टैंड? यस सर। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। if you want to add something to that, or if you suggest something, I'm all ears। नो सर, आई टोटली अंडरस्टूड ऑल ऑफ द थिंग्स। तो आप और कुछ अगर आप बताना चाहें। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जब हम आपकी एज में थे तो हमें तब भी ये बताया जाता था, क्योंकि अगर आप, जिसका मैं बार बार रेफरेंस ले रहा हूँ ना, मिशकात शरीफ का जिस किताब का, वो मैं आपसे उसका लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली निशानी बताई थी एंड ऑफ टाइम्स की, वो पता क्या थी? उनकी नबूवत।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी नबूवत पहला साइन है एंड ऑफ टाइम्स का। अब 1400 साल हो चुके हैं इस बात को, राइट। उन्होंने कहा था कि मैं पहला साइन हूं एंड ऑफ टाइम्स का, मेरी नबूवत के बाद आखिरी वक्त शुरू हो चुका, अब कयामत बहुत करीब है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब वक्त भी नहीं रहा, किसी भी वक्त मेन इवेंट्स विल स्टार्ट टू हैपन एंड वी विल बी लेफ्ट आउट। हम अनप्रिपेयर्ड खड़े होंगे इतनी बड़ी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन को 1400 साल से हमारा रिलीजन प्रिपरेशन का कहे जा रहा है और हम में से कोई भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा हमें। सो व्हाट वी कैन डू इज हैव अ सीरीज ऑफ स्टार्ट अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम, उसको नाम ही बेशक आप एंड ऑफ टाइम्स का दे दें, या प्रेपरेशन ऑफ सालार फॉर एंड ऑफ टाइम्स। उस पे हम एक एक वो बाबुल फितन को खोल के स्क्रीन शेयर कर दिया करेंगे और पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि दिस इज द फर्स्ट साइन, दिस इज द रेफरेंस की कौन कौन हिस्ट्री में कि कहाँ वो साइन हो चुका, दिस इज द सेकंड साइन, दिस इज द थर्ड साइन, और टेक्निकली हियर वी स्टैंड, इन सारे साइंस के दरमियान में यहाँ पे हम पाए जाते हैं। अब इतने साइंस रह गए हैं बाकी, तो ये ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे या मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और दज्जाल आ जाएगा। तो ये हम एक पूरी सीरीज करते हैं और लोगों को भी अवेयर करते हैं, और आपकी जनरेशन को, जो आपके एज के बच्चे हैं, उनको आपके इस चैनल की वजह से पूरा रोड मैप मिल जाएगा। अब मेरी तो उम्र इतनी रही नहीं कि मैं उसको, मैं तो अब इमीडिएट एक्शन ही लूंगा जो लेने हैं। आप प्रिपरेशन के टाइम पे हैं अभी। योर जनरेशन नीड्स टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड दिस सॉर्ट ऑफ सीरीज विल हेल्प देम डू दैट। ओके सर, तो हम लोग मूव वी विल मूव फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड ऑन दी सेशंस। तो आई थिंक यस, यहाँ पे फिर हम लोग रैप अप कर लेते हैं सेशन को, अगर आप बोले तो। ठीक है। और अब आप एक, ये अच्छा हो गया, ये आपका प्रमोशनल सीरीज है यानी वीडियो है। ये वीडियो जो भी देखेगा उसको पता है कि अब सालार के नेक्स्ट वीडियो से सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका यस। पहला एपिसोड जो अभी देखेगा, जो हमें अभी सुनेगा, आपके इस वीडियो को जो देख के सुनेगा, उसको पता होगा कि अब नेक्स्ट वीडियो सीरियसली देखनी है, उसमें हम स्टेप वाइज प्रेपरेशन फॉर द एंड टाइम्स स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डिस्कस दैट विद रेफरेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट एंड कुरान पाक एंड अहादीस इंशाल्लाह। ओके सर, सो ठीक है थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, Bete, for having me. And it is an honor being a part of your program. I really admire you. अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें, इसी तरह अपने आप को अलर्ट रखें, अवेयर रखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। नोटिस एवरीथिंग दैट गोज ऑन अराउंड यू ऑन द ग्लोब, क्योंकि मोमिन जब दुनिया में उतरता है तो दुनिया उसको बहुत ऑफ ऑफ फैक्टर से देखती है कि एक मोमिन अल्लाह ने उतार दिए हैं। अब दुनिया प्रिपेयर होती है कि ये कुछ बहुत बड़ा करने के लिए उतरा है। दुनिया आपको स्पॉटलाइट डाल के देख रही होती है, क्योंकि सालार 12 साल की उम्र को पहुंच गए हैं, इसका मतलब है ये अब बहुत बड़े मिरेकल्स पुल करेंगे, क्योंकि ये जिस उम्मत से हैं, ये जिस नबी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरे आलमीन के लिए रहमत बन के आए थे। इस वक्त आपको पीछे जैसे दरख्त चरख्त हैं, ये सब चरिंद परिंद, आबो हवा, स्टार्स, प्लैनेट, सब आपके ऊपर तवज्जो रखे हुए हैं कि ये जिस नबी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हम सब के लिए भलाई बन के आए हैं। सब आपसे, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या क्या बड़े लेवल के इवेंट्स करेंगे कि उनके लिए कोई रहमत का जरिया बन सकें आप। सो इट इज नॉट, देयर इज नो मोर टाइम लेफ्ट टू वेस्ट। You have reached an age where you understand these things. That means अल्लाह ताला ने आपको जो अवेयरनेस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल जो आपके ऊपर है, very few people have that all their lives, which you have been bestowed upon by the Lord Almighty at the age of 12, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है कि आप तो खास तौर पे स्पॉटलाइट में हैं। फरिश्ते भी आपको देख रहे हैं, आबो हवा भी देख रही है, प्लैनेट्स भी देख रहे हैं, अर्थ भी देख रहे हैं, एनिमल्स और सब कुछ, इवन माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स का फोकस आपकी तरफ है कि ओके दिस बॉय मींस बिजनेस, ये कुछ बड़ा करेगा। तो अब आपने अब
हर रोज जो गुजारना है बहुत मैग्निफिसेंट तरीके से गुजारना है, मैग्निफिसेंस के साथ गुजारना है। आपने कोई दिन टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। नो ब्रेथ यू टेक यू शुड टेक फॉर ग्रांटेड। आपने एक एक पल जो है बहुत मीनिंगफुल गुजारना है। अब आज से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट सीरीज में आपने क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट करनी है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को प्लेस करना है पहले प्रोग्राम में। ये इटसेल्फ पहली मूव है। ऑन द साइड आप ऑलरेडी डिप्लोमा का हिस्सा हैं, आप वो भी देख रहे हैं। फिर आपके ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो रही है, फिर आपने अपने साथ अपने से एसोसिएटेड अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स और अपने फ्रेंड्स और अपनी सोसाइटी, इनके लिए कैसे बेनिफिशियल होना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह। सो आई होप whoever listens to us gets benefited from that inshallah. And so until we meet next time, I thank you very much for having me, and I thank your family for passing on such wonderful values in to you in your upbringing. Allah Taala unko खुशहाल रखे। और let's see how a blessing behaves when a blessing recognizes itself as a blessing. अब आप एक blessing बन के दुनिया में आ गए हैं और आपने recognize कर लिया है, तो ये आपकी पॉडकास्ट से लोगों को पता चलेगा कि एक ब्लेसिंग का बिहेवियर क्या होता है जब वो रिकग्नाइज कर लेती है कि वो दुनिया पे एक ब्लेसिंग बन के उतरे। आई थैंक यू वेरी मच। टेक केयर बेटे। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।